कैंडिडेट। यस एग्जैक्टली। तो लेट्स गो अक्रॉस टू गणेश खानकर साहब। बड़े दिनों के बाद हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे सक्षम और विद्वान प्रवक्ता गणेश खानकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश खानकर जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जय भवानी जय शिवाजी वंदे मातरम। जय भवानी जय शिवाजी वंदे मातरम। जय सिया राम सर। सर जय सिया राम, क्या लग रहे हैं सर। जय श्री राम। क्या बात है सर, बृहस्पति के कपड़े पहन करके क्या लग रहे हैं। बिल्कुल, वैसे भी आज बृहस्पतिवार है, पीला रंग। मैंने आज गुरु के कपड़े पहने हैं। बिल्कुल सर, दिखा है मेरे, दिख रहा बहुत बहुत ही जबरदस्त। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। जबरदस्त। तो सर ये बताएं कि महाराष्ट्र को क्या कांग्रेस ने छोड़ दिया अपने हाल पे, कि भाई जैसा प्रदीप जी अभी बता रहे थे, कोई भी उनके हाईकमांड के पास, कांग्रेस हाईकमांड के पास कंप्लेंट लेकर के जाता होगा, यार उद्धव जी देख लेंगे, शरद पवार जी देख लेंगे। तो कांग्रेस के अंदर तो लोग तिलमिला रहे हैं, यार ये क्या है। आपको क्या खबर आई है सर अभी तक गणेश खानकर जी। बस जो कुछ भी आ रहा है वो बड़ा अच्छा ही आ रहा है। और राजीव जी, मैंने बहुत पहले आपके शो में ये कहा था, जब रेनेसेंस में इंडी अलायंस की मीटिंग हुई थी, और याद कीजिए शायद उसी दिन शाम को मैं आपके शो में था जी। जब हम बात कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि राजीव जी थोड़ा रुकिए। और नंबियार जी बहुत उत्साहित थे कि इन सारी बैठकों में इतनी पार्टियां एक साथ आई है और उन्होंने ये बात कही है। तो मैंने नंबियार जी से कहा था कि नंबियार जी थोड़ा रुकिए, ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनमें से कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा, सारे एक दूसरे को छोड़कर चले जाएंगे। महाराष्ट्र की जो बात आप कर रहे हो, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है। वे पूरे देश भर में कुछ साथी उनको छोड़कर चले गए जी। अब जो लोग छोड़कर चले गए उनमें बचे सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उनमें से वो किसी को नाराज करने की तैयारी में नहीं है। यदि हम देखते तो जहां पर 6 के 6 सीट कभी मुंबई में कांग्रेस ने जीती थी 2 बार लगातार। हाँ, 2 बार जी। 2004, 2009 जी। यानी ये सोचिए कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राजीव जी, 1984 की बात है जी। तो 6 में से 5 ही सीट जीती थी। डॉक्टर दत्ता सामंत भी चुनकर आए थे मुंबई से। लेकिन 2004 और 2009 इन दोनों समय पर कांग्रेस ने 6 के 6 सीटें जीती थी जी। आज देखिए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को साथ में रखने की उनकी कवायद ने उनकी पार्टी की स्थिति बड़ी गंभीर कर दी है। मुंबई में बमुश्किल वो 2 ही सीटें लड़ने जा रहे हैं, 2 ही सीटें। एक उत्तर मध्य की जिसकी आज उम्मीदवार बन गई वर्षा गायकवाड़ जी। और उत्तर मुंबई जहां आज भी कोई उम्मीदवार उनका तय नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में, मराठी में कहावत है, फरफटत जानो, यानी उनके पीछे लग्गू होकर जाने की सिवाय अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वरना वो भिवंडी की सीट जो वर्षों से कांग्रेस के साथ थी, वह सीट उन्हें राष्ट्रवादी सीट को देनी पड़ी। उसका यही नतीजा है कि अब उनके पास कोई चारा बचा नहीं है, उनको ये चलाना ही पड़ेगा। जी। खानकर साहब, जो बहुत बड़ा मोदी जी एंड बीजेपी इज नोन फॉर राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद, ये जो एजेंडा मैनिफेस्टो लेके आए हैं कांग्रेस एंड जो लेफ्ट का मैनिफेस्टो है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, हम न्यूक्लियर पावर नहीं रहना चाहिए, सत्ता में आएंगे तो हम लोग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे हमारे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्र सुरक्षा में बहुत बड़ा प्रश्न है, ये इंडिया अलायंस का इस प्रकार से मैनिफेस्टो में लिखना कि हम डिसआर्मामेंट करेंगे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे हम। तो ये आज मोदी जी का वही है कि हमने राष्ट्र सुरक्षा में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये आप कैसे देखते हो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का जो विषय है मैनिफेस्टो में? एक तो नंबियार जी जो सत्ता में नहीं आने वाले उनके मैनिफेस्टो को बहुत सीरियसली नहीं लेते। दूसरी बात, जो देश के प्रति गंभीर नहीं है, यदि देश के प्रति गंभीर होते तो साहब राफेल की क्वालिटी पर हम चर्चा करते। हम राफेल न ले, इसके लिए जो कांग्रेस ने उस समय जो हरकतें की वो बिल्कुल बचकाना हरकतें थी। देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। याद कीजिए
जब बांग्लादेश की लड़ाई के समय संसद में चर्चा हुई तो अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी। हम पूरी तरह से सरकार के साथ में थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब चीन के साथ कुछ बातें होती है तो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। ये वही कांग्रेस है। देश में यानी उत्पाद, संरक्षण के उत्पाद जो हम विदेशों से मंगाते थे, तुलना में आज उसका उत्पादन भारत में ही हम कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि हम देश में उसका उत्पादन करें तो वो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। वे जिस तरह की बचकाना हरकतें और बचकाना स्टेटमेंट उनके नेताओं की आती है, मुझे पता नहीं भविष्य में देश के बारे में कांग्रेस की क्या सोच है। और इसीलिए स्वाभाविक है उनकी तरह से प्रतिक्रिया आना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि गए 10 साल में विपक्ष में रहने के बाद में, देखिए हम भी सत्ता से बाहर थे, 2004 में सत्ता चली गई, 2014 तक हम विपक्ष में बैठे थे, लेकिन कभी देश हित के बारे में हमने सौदा या देश हित के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज करने की भूमिका में हम नहीं आए। देश हित के बारे में हम तब भी सजग थे, आज भी सजग है। दुर्भाग्य से कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी जी राजीव गांधी के वक्त हमारा जो ह्यूमन राइट्स का डेलीगेशन था, विच हैड टू प्रेजेंट इंडियाज केस इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन इन जिनीवा, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका नेतृत्व किया था। आई रिमेंबर सलमान खुर्शीद, हु वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वाज रिपोर्टिंग टू अटल बिहारी वाजपेयी। और बाद में वाजपेयी जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान और अन्य देशों के जो वहां पर मंत्री आए हुए थे वो कहते भाई तुम तो विपक्ष के हो, तुम यहां पर कैसे हो? कब मैं तो हूँ, यही फर्क है, हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस या भारतीय। सर नरसिंह राव जी ने भेजा था। जी, नरसिंह राव जी ने भी भेजा था, करेक्ट, नरसिंह राव जी ने भी भेजा था ना सर। जी 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 भेजा था। लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज है, आपने अभी वर्षा गायकवाड़ जी की बात करी, अब वर्षा गायकवाड़ जी का तो नाम आ गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक नाम नहीं आया सर। क्या पूनम ताई वापस लड़ रही हैं, नहीं लड़ रही हैं? आशीष शेलार जी लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है सर, ये भी बता दें, अभी आपको तो खबर होगी। आपका प्रेडिक्शंस बहुत जबरदस्त होता है। अब वैसे भी आज लेकिन आज गुरु का रंग पहना हुआ है सर, बस आप बता ही दीजिए। नहीं ऐसा है राजीव जी कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का ना तो मैं मेंबर हूँ और ना ही मैं इस वक्त आपसे कोई इस विषय में कोई आपको मैं बात कह सकता हूँ। मैं जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा जी। लेकिन जरा देर हो गई है सर, बड़ी देर हो गई है। आपका भविष्यवाणी बहुत जबरदस्त होता है, भविष्यवाणी कीजिए। लेकिन बड़ी देर हो गई है, क्या इतनी देर क्यों लग रही है सर? अनाउंसमेंट अब तो हो जाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा मजा देर में भी होता है ना राजीव जी, थोड़ा मजा आप भी लीजिए। चलिए मजे लेते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बताएं, आरोप आप पर यह लग रहा है मोदी जी पर कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख करके भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई कि वापस हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे आ गई। गणेश कांकर साहब। नहीं देखिए सर, ऐसा है कि हमारे मैनिफेस्टो की तैयारी कांग्रेस ने कब की हमें मालूम नहीं, हमने बहुत पहले तैयारी की थी। हमने देश भर से जनता से सुझाव मांगे थे, हमने देश भर से जनता से वो क्या सोचते हैं, विकसित भारत की कल्पना, यानी 2047 में भारत क्या होना चाहिए, भारत ये विकसनशील देश न रहते हुए ये विकसित देश बनना चाहिए, इस तरह की हमने कल्पना की। हमने उस पर काम करना शुरू किया और आप देखते भी होंगे कि विकसित भारत के लिए अब इस देश का युवा उत्साहित है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सोच नहीं रही, अब पूरे देश में 2047 में ये भारत कैसे होना चाहिए, ये भारत किस तरह से विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने आए, इसकी अब चर्चा लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया है। अब जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं तो देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से देखेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वो कितने गंभीर है ये आपके ध्यान में आएगा। कभी हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 5वें पर आए, 5वें से हम तीसरी पर छलांग लगाने के लिए जब जा रहे, तो ये तीसरे नंबर की छलांग देखिए, ये देश तीसरे नंबर पर यदि जाएगा तो तीसरे नंबर पर जाने के बाद में
आप क्या सोचते हैं? दुर्भाग्य से कांग्रेस ये बता नहीं पाई अपने मैनिफेस्टो में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यदि आप देखेंगे तो हमने 2047 के भारत को ध्यान में रखकर हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। हम केवल बात नहीं करते, तो हमने प्रारंभ कर दिया है। जी। इसके पहले भी राजीव जी बहुत सारी चर्चाओं में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय ये केवल और केवल किसी एक व्यक्ति के लिए और किसी को अच्छा लगे इसलिए ये नहीं होता है। हमारी राजनीतिक सोच बहुत पहले तय हो चुकी थी। हम अंत्योदय की योजना पर काम करते हैं, जी अंत्योदय की योजना पर, जी जिसमें आम आदमी ये हमारे केंद्र में है, जो निचले स्तर का व्यक्ति है वो हमारे केंद्र में है। उस आम आदमी के लिए भी काम करना है, साथ में देश की सुरक्षा के साथ और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन गणेश ये हमारी कानकर जी, पहचान है। जी गणेश कानकर जी, आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक जमाने में आपके बहुत बड़े एडवाइजर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि चीन ने 4300 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारी जमीन जो है वो हत्या ली है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी की सरकार ने हमारी फौज को हुक्म दिया है कि किसी भी हालत में आपको चीन से लड़ना नहीं है, गालवान वैली इंसिडेंट के बाद। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त मोदी सरकार जो कर रही है चीन को लेकर के वो देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसा आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, मतलब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। गणेश कानकर जी, देखिए राजीव जी, ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े व्यक्ति है, लेकिन किसी के कितने बातों को हम हाँ करते रहे ये भी तो कभी सोचना पड़ेगा ना सर। जी अब जब आप ये कहते हैं कि गलवान घाटी की घटना होने के बाद में जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने ली, मोदी जी ने ली और कांग्रेस ने ली, वो आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है ना सर। देखिए ऐसा है कि इस देश में परिवर्तन होते रहे। 1962 में जब चीन ने हम पर हमला किया तब उस समय इस देश में कई निदर्शन नहीं हुए अपने सरकार के खिलाफ, जबकि पूरा देश ये हमारे जवानों के पीछे खड़ा रहा। कहने के बावजूद नेहरू जी ने उस समय ध्यान नहीं दिया और हमारे मिलिट्री के पास उस तरह के औजार नहीं थे जिनकी आवश्यकता हमें थी, क्योंकि हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। जबकि गए 10 साल में आप देखते होंगे सुरक्षा के दृष्टि से आज हम कितना काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अब हमारे संरक्षण सिद्धता का लोहा मान चुके हैं। आपको क्या लगता है साहब, हम जिस तरह से अगल बगल में हाथ पांव पसारते जा रहे हैं, वियतनाम तक को कल हमने अपने हथियार देना प्रारंभ किया दूसरे देशों को। क्या लगता है आपको चीन इन सारी बातों को शांति से देखता होगा? जिस श्रीलंका को अपने कब्जे में लेने की चीन बात कर रहा था, धीरे धीरे श्रीलंका से चीन का कब्जा अब हटते जा रहा है। चीन फिर से वापस हमारे यहाँ आना प्रारंभ हो चुका है। जिस नेपाल में चीन अपने हाथ पांव पसार रहा था, अब वो नेपाल भी अब धीरे धीरे उसका झुकाव फिर से अपने यहाँ आना प्रारंभ हुआ। उस समय हम सीमा पर चीन को इतना तवज्जो दे सकते हैं क्या? आपको लगता है राजीव जी? देखिए आरोप करना आसान होता है, इसका कोई प्रमाण फिर वो ऐसा आरोप क्यों कर रहे हैं सर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आरोप वो क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या कि उनको दोबारा राज्यसभा की टिकट नहीं मिली, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया? वो तो चाहते थे कि मुझे वित्त मंत्री बनाया जाए, और जितने भी वित्त मंत्री बने हैं अभी तक हिंदुस्तान में, मतलब मोदी जी के आने के बाद स्पेशली अरुण जेटली साहब, उनका वो तो वकील है, उसको तो कुछ आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और अभी निर्मला सीतारमण जी के लिए भी उन्होंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या हो क्या गया है उनको? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक जमाने में तो वो बस सिर्फ मोदी 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 किया करते थे, अब क्या हो गया उनको? वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, मतलब आई डोंट नो इफ यू आर, अगर आप दिलेंगे हैं बात करने के लिए। राजीव जी, आपको भी पता है कि आप गजलें बहुत सुनते हैं, तो उसमें गजल बहुत पुरानी है, बस उसका मुखड़ा मैं आपको सुना देता हूँ। सर मैं भजन ज्यादा सुनता हूँ, गजल बहुत कम सुनता हूँ। जी बताइए। ठीक है, लेकिन बोलिए ना, बोलिए। मुखड़ा है। प्रदीप जी गाते भी हैं सर, प्रदीप जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, सुर में गाते हैं जी।
कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। बस ये जो मुकड़ा है ना सर, जी। इसमें सब कुछ मेरी बात आ गई सर। जी सर, क्योंकि गालवान वैली में जैसा प्रदीप जी अक्सर बताया करते हैं 25 से 40, अपने को 40 के 42, 40 के करीब हमारे जवान मरे। और उसके बाद चीन तो अपनी कैजुअलिटी लिस्ट का भी पब्लिश करता नहीं। वो तो रशियन प्रेस एजेंसी के द्वारा मालूम पड़ा कि असल में चीन के कोई 78 जवान मर गए थे उसमें, 78, और जिसमें से 45 के करीब डेड बॉडीज तो हम लोगों ने चीन को वापस हैंड ओवर करी। तो अब मेरा ये कहना है कि वहां पर अगर हमारे जवानों को ये पूरी छूट थी कि अगर कोई सामने से आए तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ये ऑर्डर विड्रॉ क्यों किया जाएगा? मतलब मैं सोच रहा हूं सर। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है साहब। जब चीन पूरी दुनिया में जी अब पीछे चला जा रहा है, तो उस समय दुनिया का ध्यान हटाने के लिए गलवान के बाग में वो शांत बैठा होगा, ऐसा राजीव जी आपको लगता है? दुनिया भर में अपनी धाक जमाने की जो चीन कोशिश कर रहा है, जी उस समय आपको लगता है कि चीन शांत बैठेगा? जब भारत का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, हम हमारी संरक्षण सिद्धता को बढ़ते जा रहे हैं, हम अरुणाचल से लेके कश्मीर तक पूरे रास्तों का हम जाल बिछाते जा रहे हैं। जहां सीमा पर जाने के लिए रास्तों का नेटवर्क अपने पास नहीं था, हमने उसे फिर से तैयार करना प्रारंभ कर दिया। क्या लगता है आपको उस समय चीन शांत बैठेगा? अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन की क्या भूमिका है ये भी आप जानते हो। उन्होंने तो हमारे सिक्किम गांव के नाम चेंज कर दिए। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने मैप इशू किया, उसमें तो चीनी नाम लगा दिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। नहीं, वो तो करेंगे ना भाई, वो चीन है। तो चीन हमें भी करना चाहिए ना सर। ताइवान को भी अपने साथ लेना चाहता है। चीन का अधिकार मंगोलिया पर भी है। सर जो ईस्ट चीन तुर्कमेनिस्तान है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, तो उसके बाद प्रदीप जी पूछेंगे आपको। प्रदीप जी बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जरा डाइवर्ट हो जाता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर जैसे उन्होंने नाम चेंज किए हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो है, जिसको जिनजियांग प्रोविंस कहा जाता है, जहाँ पर औघर मुसलमान रहते हैं, जिनको उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा हुआ, 1 करोड़ के करीब लोगों को अंदर जेल में रखा हुआ है। सर वहाँ पर 1200 साल पहले, 1000 साल पहले, सर वहाँ की जो जबान थी, स्पोकन लैंग्वेज, वो संस्कृत। वहाँ का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो हमारी रामायण है। तो मेरा ये कहना है कि वो जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है, जिसको ये जिनजियांग प्रोविंस कहते हैं, उस पर तो हमारा हक बनता है ना। फिर हमें उसको बोलना चाहिए, ऐसा कुछ कोई नाम देना चाहिए उसको, बहुत फर्स्ट क्लास सा। ऐसी क्या बात है? अखंड भारत में विश्वास करने वाले हैं। क्यों अखंड भारत क्यों सर? गणेश खानकर साहब आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल अखंड भारत पे विश्वास करता हूँ, इंक्लूडिंग लेकिन जो जिनजियांग गलतियां- प्रोविंस सर, इंक्लूडिंग लेकिन जो- जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। देखिए ऐसा है राजीव जी, विदेश नीति के बारे में भारत की भूमिका आप जानते होंगे। जी जब से भारत ये आजाद राष्ट्र हुआ है, हमने कभी किसी दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत विषयों में हस्तक्षेप न करने की अपनी सर, टाइम भूमिका टू रही है। चेंज, टाइम टू चेंज नाउ। ये हो सकता है ना, इसीलिए तो हमने कहा आपकी बार 400 पार। जी तुष्टिकरण, खानकर साहब, तुष्टिकरण बार बार मनमोहन प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइट कर रहे थे कि कांग्रेस टॉक्स अबाउट सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, बट ब्रूड्स इन तुष्टिकरण। मनमोहन सिंह जी के स्पीच बार बार मोदी साहब हाईलाइट करके ये बोल रहे कि फर्स्ट रिसोर्सेज, राइट ऑफ रिसोर्सेज इज विद मुस्लिम्स। दैट इज रैटल द कांग्रेस, दैट इज रैटल द कांग्रेस। बोले कि ये तो अलग अलग। तो क्या ये तुष्टिकरण का उच्चतम उदाहरण है जो मोदी साहब ने हाईलाइट कर दिया, और ये सब हिंदुओं के दिल में बैठा हुआ है कि मनमोहन सिंह ने तब ये क्यों बोला, फर्स्ट राइट टू मुस्लिम्स? खानकर साहब। नहीं नंबियार जी, इसमें मनमोहन सिंह जी की गलती नहीं है। मनमोहन सिंह जी जिस पार्टी के देश में प्रधानमंत्री बने थे, उस पार्टी की भूमिका तो लेकर उनको चलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी थी। तो कांग्रेस तुष्टीकरण न करे तो क्या करेंगे साहब? इसी साल पे तो उन्होंने 70 साल इस देश पर राज किया ना सर। तुष्टीकरण की नीति पर ही तो किया उन्होंने। दलित समाज को उन्होंने डरा के रखा, मुस्लिम समाज को डरा के रखा, समाज के विभिन्न गुटों में से एक दूसरे के प्रति डर पैदा करके ही तो उन्होंने राज चलाया। और देखिए, तुष्टीकरण ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम आजाद नहीं थे तब भी कांग्रेस में तुष्टीकरण हो ही रहा था ना। आजाद होने के बाद वो तो उन्होंने अपना एक शिरस्ता बना दिया, अपने काम का तरीका बना लिया। इसमें मनमोहन सिंह जी की क्या गलती है? जो कांग्रेस की नीति है उसी को मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाया, इसमें कोई नई बात नहीं है सर।
बट बार बार एक के बाद एक देखो, आज शरद पवार जी ने अपने मैनिफेस्टो निकाले। शरद पवार जी ने कहा कि हम लोग सीए के ऊपर विचार करेंगे, सीए को चेंज करेंगे, एनआरसी को चेंज करेंगे, यूएपीए को चेंज करेंगे, अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप करेंगे। तो आप एक एक मैनिफेस्टो इंडिया अलायंस के देखेंगे तो बार बार आर्टिकल 370 आता है, सीए आता है, एनआरसी आता है, यूएपीए अलग अलग। तो आखिरकार ये मींस नेशनल इंटरेस्ट जो मोदी साहब बोल रहे हैं हमेशा, तो हाउ डू यू सी इट? आर दीज पीपल नॉट कंसर्न अबाउट नेशनल इंटरेस्ट? नहीं, ऐसा है ना साहब, शरद पवार जी दिल्ली में जाकर कश्मीर के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन कश्मीर में कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? सीधी बात है ना साहब कि मैंने जो कहा कि तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक वोट बैंक जब जा रहा है तो बचे हुए वोट बैंक पे हर किसी को अपना हक जमाना है। अब CAA से यहाँ के किसी एक समाज को कोई आक्षेप होने का कोई कारण नहीं है। CAA क्या है, एक तो ये पहले समझना पड़ेगा। धारा 370 के बारे में शरद पवार जी कभी संसद में आज तक उन्होंने भाषण किया होगा, मुझे याद नहीं है, मैंने नहीं सुना है। अब धारा 370 के बारे में जब बार बार कश्मीर के कुछ युवाओं की मैं प्रतिक्रिया सुनता हूं, तब ये ध्यान में आता है कि साहब कश्मीर जिस तरह से बदल रहा है, वहां लोग पत्थर उठाना अब भूल चुके हैं, पत्थर नहीं उठाते लोग। अब मैंने यही कहा कि उसके बाद जो एक बड़ा तबका जब विकास की दिशा में बढ़ चला है, तो बचे हुए लोग यानी कौन फिर, तो जो नाराज है, अब इसको हम तुष्टीकरण कहेंगे तो फिर उसको सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बचे हुए लोगों को अपने साथ लेने की ये कोशिश है, और जो बची हुई पार्टी है वो तो वही करेगी ना। तो उसमें शरद पवार जी करें, उसमें क्या गलत है साहब? शरद पवार जी तो करेंगे। कानकर साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टोटली वरीड अबाउट आवर मैनिफेस्टो। हमारे मैनिफेस्टो से प्राइम मिनिस्टर डर गया है। हमारे मैनिफेस्टो में जो महालक्ष्मी योजना है, 1 लाख रुपया महिला को देना, 8,500 रुपया पर मंथ, गेम चेंजर है, एक रेवोल्यूशन है पूरे देश में। आगे जाके फार्मर्स के लिए जो आप नहीं कर पाए, बोले एमएसपी के हम लोग कानून लेके आएंगे, 50% रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग करेंगे, और जाके वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए 50% जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर। तो बोले प्रियंका गांधी इज सेज यू आस्क मी दीज क्वेश्चंस व्हाट वी आर डूइंग फॉर द पीपल। आप मगर हमेशा इंदिरा गांधी रुद्राक्ष माला पहन रखी नहीं, महात्मा गांधी सनातन धर्म के बारे में बात किया। तो हाउ डू यू सी दिस चार्ज ऑफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कि मोदी साहब इज स्कैर्ड ऑफ कांग्रेस मैनिफेस्टो? खानकर साहब, ऐसा है कि नंबियार जी, बचकानी हरकतों का जवाब नहीं दिया जाता। अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ये कहेगी कि हमारी मैनिफेस्टो से मोदी जी डरे हैं, तो मुझे इस पर सिर्फ हंसी आती है। देखिए, देश भर में हमारे किसानों को हर साल 6,000 रुपये उनके खाते में, क्या आज तक कांग्रेस को सूझा? क्या नहीं ना सूझा। देश भर में संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बात हो रही थी ना, भारतीय जनता पार्टी ने उसे करके दिखाया। तो देखिए, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से कहना और उसे जमीन पर लाकर करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। जो मोदी जी ने करके दिखाया है, हम केवल बात नहीं करते। देखिए, इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है, वो ये है कि जिस परियोजना का देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन करते हैं, उनके ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन करने का भी उन्हें मौका मिलता है, जो शायद कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था। ये देखिए, देश में हुआ बदलाव है। इसलिए कांग्रेस क्या कहती है, तो मुझे इस पर मैं यही कहूंगा कि मुझे थोड़ी हंसी आती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि गणेश कानकर जी, उन्होंने कहा है कि हर एक घर में 18 साल से ऊपर की महिला को 1 लाख रुपए देंगे महीने साल का। अप्रेंटिसशिप लॉ लेकर के आएंगे कि जिसने डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन करी है, उसको पहली नौकरी पक्की है 1 साल के लिए, वो हम देंगे। गणेश कानकर जी, नहीं, अच्छी बात है, उस पार्टी की ये सोच होगी तो अच्छी बात है। उसे प्रत्यक्ष रूप से जमीन पर उतारेंगे जब वो सत्ता में आएंगे। हम 10 साल में हमने जो काम किया, एक महिला को सम्मान देने से लेकर आम आदमी भूखा न रहे, उसे घर पर 2 वक्त की रोटी के लिए जो चाहिए, वो हमने कोरोना काल से देना प्रारंभ किया। अगले 5 साल तक हम उसे देना चाहते हैं। कैसे देंगे, ये भी हमने बनाया। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, ये हमारी संकल्पना हमने आम लोगों तक पहुंचाई। हम केवल बात नहीं करते राजीव जी। अब
विरोधी पार्टी कुछ करना चाहती है तो उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये पहली सरकार होगी 10 साल में कि जब प्रधानमंत्री किसी प्रकल्प का भूमि पूजन करते हैं तो उद्घाटन भी करने चले जाते हैं। और यहाँ शायद इसके पर पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। करेक्ट है, पहले पहले सिर्फ भूमि पूजन होते थे और 15-15, 20-20, 25 साल तक वहां कोई मूवमेंट नहीं होती थी, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन दिखता था, विच इज क्वाइट ट्रू। जिसका शिलान्यास उसका उद्घाटन। बट हियर आई वुड लाइक टू मेक वन क्लैरिफिकेशन। अभी अभी जो बात हो रही थी गणेश खानकर साहब और मेरे बीच में विद रिगार्ड टू द आर्मी, गलवान वैली एंड एवरीथिंग एल्स, सर फौज के जो लोग हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो ये बोलते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड हैव बीन टोल्ड आप अपना निर्णय खुद लीजिए बेस्ड ऑन ऑपरेशनल लिमिटेशंस, ऑपरेशनल कंडीशंस क्या हैं उसके हिसाब से आपको अपना निर्णय खुद लेना है। दूसरी चीज क्या हुई है, पहली बार हुआ है कि एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिल गई हैं लोगों को, बुलेट प्रूफ वेस्ट, केवलार वेस्ट। तीसरा, एम्यूनिशन की कोई कमी नहीं है। पहले तो असला नहीं मिलता था सर। ए के एंटनी साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने हर एक फाइल जो है अपने डेस्क के अंदर रखी हुई थी, एक फाइल पे भी साइन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज को एक्चुअली इक्विपमेंट मिल रहा है। गणेश खानकर साहब, नहीं मैंने कहा देखिए बदलाव जो है आपने जो एके एंटनी जी की बात कही तो राजीव जी आपको याद होगा सबमरीन में जो दुर्घटनाएं हुई जी हुई, तो सबमरीन की दुर्घटनाओं की वजह ये थी कि उसमें बैटरीज को रिप्लेसमेंट करना था जी, और इसके बारे में हमारे नेवी ने बार बार ये प्रपोजल भेजा था। एके एंटनी उस पर सिग्नेचर ही कर नहीं रहे थे। नहीं कर रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर बड़ी दुर्घटना हुई और हमारे जवानों को सबमरीन में अपनी जान गंवानी पड़ी। एके एंटनी ने उस फाइल पे सिग्नेचर ही नहीं की। जिसमें एक दुर्घटना देखिए, ऐसा है कि माजगांव यदि डॉक आप- पे भी हुई, एक दुर्घटना बिल्कुल, यहाँ भी हुई बिल्कुल। जी। 2 दुर्घटनाएं हुई वहां पर जी। और तब ये बात उजागर हुई कि वो फाइल एके एंटनी जी के टेबल पर पड़ी रही। जी अब आपने जो बात कही ऐसा है कि देश के संरक्षण सिद्धता के लिए आवश्यक यह है कि गतिमानता से उसके निर्णय लिए जाए। अब इसके पहले सरकार की नीति थी, जब से बोफोर्स का कांड हुआ उसके बाद उन्होंने निर्णय ही लेने बंद कर दिए थे। जी। उसका नुकसान हमारी फौज को उठाना पड़ रहा था। उठाना पड़ा। अब जिस जो आप बात आपने की बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि सियाचिन पर पहली बार जो हमारे जवान वहां पर पहरा देते हैं उनके रहने की कंडीशंस में पूरे के पूरे 100% का चेंज हुआ है। 100%। वे इसके पहले जिस हालात में सियाचिन पर रहते थे और अभी जिस हालात में वो सियाचिन पर है, इसका अंतर आप राजीव जी समझने की कोशिश करिए। ये सारी बातें आपकी सेना का मनोबल बढ़ाती है, आपकी सेना का मनोबल बढ़ाती है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं भी जवानों से बात करता हूं, जो मित्र मिलते हैं वो जो चेंजेस अभी इस समय हमारी फौज में आए हैं उससे काफी खुश है और उनके चेहरे पर दिखाई देता है। खानकर साहब, रिस्पॉन्स टू टेरर, जयशंकर जी ने कहा कि रिस्पॉन्स टू टेरर, मोदी साहब ने दिखा कि हम टेररिस्ट को चेस करते करते बियॉन्ड बॉर्डर जाके उनको मारेंगे। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, बोले 26/11। जयशंकर जी का कहना है कि टेररिस्ट डोंट हैव रूल्स, सो रिस्पॉन्स टू टेरर कैन नॉट हैव रूल्स। कोई रूल्स नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्स। वो मोदी साहब ने दिखाया, वो एग्रेसिव रोल मोदी साहब ने दिखाया। कांग्रेस फेल्ड अस इन 26/11 बिकॉज दे फेल्ड टू अटैक पाकिस्तान। बोले कि पाकिस्तान को अटैक करना महंगा है, शांत बैठना मुनाफा फायदेमंद है। तो ये चेंज टू टेरर, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, जयशंकर जी का कहना ये बदलता हुआ भारत का और राष्ट्र सुरक्षा का बहुत बड़ा उदाहरण है मोदी साहब जो लेके आए हैं। रिस्पॉन्स टू टेरर, खानकर साहब। देखिए नंबियार जी, इसके लिए हिम्मत लगती है। आपने जो बात कही ना, तो 26/11 के बाद में प्रतिक्रिया देने के लिए देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत लगती है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाई। पुलवामा होने के बाद हमने, इसके पहले भी था ना साहब, इसके पहले यदि पाकिस्तान के बारे में हम कुछ करेंगे तो मुस्लिम कंट्रीज नाराज हो जाएंगे, अरब कंट्रीज नाराज हो जाएंगे, उनसे हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उस पर इकोनॉमी में क्या असर होगा, देश में यहाँ पर कुछ लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते सोचते तो साहब देश में
70 साल कांग्रेस ने राज किया, यही तो गलतियां इतिहास में हमने की ना साहब। यदि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। ये हमने दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया। अब वो दुश्मन दुनिया में कहीं भी छुपा हो, इसके पहले याद कीजिए सर, यही दुनिया भर में एक अमेरिका की पहचान होती थी कि यदि भाई दुनिया में आप कहीं पर भी अमेरिका के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाओगे तो वहां की सरकार आप जहां पर भी हो आपको ढूंढकर मारेगी। ये पूरी दुनिया में एक तरह का उनकी पहचान बनी थी। अब दुनिया भर में भारतीयों के नाम से एक खौफ पैदा हुआ है। अब जहां कहीं भी भारतीय वे सुरक्षित है, वहां की सरकार को यह पता है कि यदि भारतीय नागरिकों को तकलीफ हुई तो उनकी सरकार इसका जवाब दे सकती है, हमसे बात कर सकती है। जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से कोई पंगा लेना नहीं चाहता साहब, कोई पंगा नहीं लेना चाहता। और दुनिया में ये सारे दोस्ती मायने आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। हमने हमारी ताकत को खड़ा किया, हमने उसको पहचान लिया, अब हम उसको जमीन पर उतार रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी में और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो बीजेपी अलग अलग टैगलाइन है, पूरे देश में गूंज है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 500 साल के बाद जो सूर्य तिलक रामलला के अयोध्या में जिस प्रकार से, तो क्या ये गेम चेंजर है? ये गेम चेंजर है। 500 साल के बाद, और जो पूरे देश में गूंज है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाउ डू यू सी दैट कानकर साहब? बिल्कुल भाई, हमने ये करके दिखाया ना साहब। लोग बात कर रहे थे, हमने मुकदमा भी जीता, शांति से उसका हल निकाला, हमने भूमि पूजन भी किया और नंबियार जी अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर लिए। तो मैं ये कहूंगा ना भाई, जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। अब कोई उसके सामने क्या सोचता है इसके लिए चिंता हम क्यों करें। नंबियार जी आप भी जय श्री राम कीजिए, पावन हो जाएंगे आप। क्या बात है साहब, क्या बात है। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सर चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। और बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर। और कुछ प्रेडिक्शन बता दीजिए, आपका प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त होता है। मैं अब चुनाव के समय में ये प्रेडिक्शन आपके चैनल पे तो मैं खुले तौर पर नहीं करूंगा, जब वैयक्तिक बात करूंगा तब आपसे मैं कहूंगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, विल लुक फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। गणेश खानकर जी नमस्कार और जय सिया राम। नमस्कार, जय सिया राम, थैंक यू। But he's quite happy. Yes, sir. He's very content. Everybody is quite happy. Yes, sir. बट साहब देखिए, महाराष्ट्र में सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है, मामला फंसा हुआ है, इतना जल्दी नहीं होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी शायद समझ रही है कि वॉकओवर हो जाएगा, वो नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। हो सकता है फिर भी जीत जाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्रदीप जी मुझको ऐसा लग रहा है।